से जुड़े दो बहुत बड़े खुलासे हम कर रहे हैं। पहला खुलासा, शर्जील उस्मानी पर बहुत बड़ी खबर न्यूज़ 18 को मिले शर्जील के सुराग। मऊ में छिपा हो सकता है शर्जील उस्मानी। मऊ में शर्जील की तलाश तेज, पुलिस से बचता फिर रहा है ये। मूल रूप से मऊ का रहने वाला है शर्जील उस्मानी। चर्चा में तब आता है जब ये विवादित बात करता है। ये तस्वीर पिछले दिनों की एमयू का पूर्व छात्र है। तो ये बड़ा खुलासा, मऊ में छुपा हो सकता है, ये जानकारी जो है आ रही है। और शर्जील पर केंद्रीय जांच एजेंसियों की नजर है। इसके पीछे किसी बड़े शख्स का हाथ है। किसके इशारे पर यह काम कर रहा है? न्यूज़ 18 पर बड़ी मुहिम। कहां है देशद्रोही शर्जील उस्मानी? एमयू के अंदर भड़काऊ बयान देने वाले शर्जील उस्मानी के रिहा होते ही पुलिस ने फिर से उसकी धरपकड़ शुरू कर दी है। वजह है शर्जील का एक भड़काऊ सोशल मीडिया पोस्ट। क्या है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट। अशांति पर गिरफ्तार शर्जील। बेल मिली, फिर जेल की तैयारी। जहरीले बोल की मिलेगी सजा। क्योंकि हर तरफ जहर की चर्चा। भगवान राम पर जब सब हैं राजी, तो फिर शर्जील को क्यों है परेशानी? मंदिर तोड़ेंगे और मस्जिद बनाएंगे। शर्जील के बोल का होगा इलाज। देशद्रोही की है न्यूज़ 18 को तलाश। हाल ही में जेल से रिहा हुए शर्जील उस्मानी की अलीगढ़ पुलिस एक बार फिर से तलाश कर रही है। दरअसल शर्जील ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर बाबरी मस्जिद को लेकर भड़काऊ पोस्ट किया है। शर्जील उस्मानी के जरिए ट्विटर पर किए गए पोस्ट में शर्जील ने दोबारा से अयोध्या में मस्जिद बनाए जाने की बात लिखकर पोस्ट की है। जो एक आपराधिक पृष्ठभूमि का व्यक्ति शर्जील उस्मानी जो जेल से बाहर निकल के आ चुका है, अब पुनः वह सोशल मीडिया के माध्यम से जहर उगल रहा है और मुस्लिम जो समुदाय है उसको भड़काने का कार्य कर रहा है। सिविल डिसोबीडियंस के लिए वह आह्वान कर रहा है कि वह मुसलमान सड़क पर उतरें और सिविल डिसोबीडियंस करें। बीजेपी के छात्र नेता ने डीजीपी को पत्र लिखकर शर्जील उस्मानी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। में मेरे द्वारा डीजीपी यूपी श्रीमान पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश को एक पत्र प्रेषित किया गया है और उसमें यह मांग करी गई है कि पुनः शर्जील उस्मानी के ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। अलीगढ़ की एएमयू में एनआरसी और सीएए के विरोध में प्रदर्शन के दौरान हुई घटनाओं में शर्जील उस्मानी को जेल भेजा गया था। शर्जील ने इस ट्वीट में एक लेटर पोस्ट किया है जिसमें एक बार फिर से मुस्लिम आबादी को हुकूमत और सीएए के खिलाफ भड़काने की कोशिश की गई है। शर्जील पर केंद्रीय खुफिया एजेंसियों की नजर है और शक है कि शर्जील के पीछे किसी और का हाथ भी हो सकता है। प्रदेश की पुलिस शर्जील उस्मानी को उत्तर प्रदेश में कई स्थानों पर तलाश रही है, लेकिन राजधानी दिल्ली पुलिस के साथ भी वो संपर्क साधी है और कही है कि अगर उसके दिल्ली में कहीं मूवमेंट की जानकारी मिलती है तो इस मामले की जानकारी उसके साथ भी साझा किया जाए। इसके साथ ही केंद्रीय खुफिया एजेंसी आईबी की अगर बात करें या दूसरी जांच एजेंसियों की बात करें तो वो भी इस मामले में काफ़ी सतर्क हो गई है और इस मामले पर जो तमाम इनपुट्स हैं उसको खंगाल रही है कि शर्जील उस्मानी का संबंध कहीं किसी आतंकी संगठन या किसी भी संदिग्ध लोगों के साथ में तो नहीं है, क्योंकि जिस तरह से वो देश विरोधी बातें कर रहा है और जिस तरह से उसने बाबरी मस्जिद के बारे में जिक्र किया है, इसके साथ ही जो कई लोगों को फिर से एकत्रित होने की बात किया, तो कहीं न कहीं इस मामले में कहीं कोई संदिग्ध लोग जो है उसको इस तरह के दबाव तो नहीं दे रहे हैं। तो इन तमाम मामलों पर विस्तार से जांचा जा रहा, परखा जा रहा है और हो सकता है कि इस मामले पर जल्द ही एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जा सकता है।
वीडियो जर्नलिस्ट प्रकाश गुप्ता के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। उधर आजमगढ़ में भी शर्जील की तलाश जारी है और न्यूज़ 18 के रिपोर्टर अभिषेक ने यहां शर्जील से जुड़े हर सुराग को हासिल करने की कोशिश की। CANRC को लेकर हुए हिंसक प्रदर्शन का मुख्य साजिशकर्ता शर्जील उस्मानी जेल से छूटने के बाद अब सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे देश में एक बार फिर से जहल घोलने का प्रयास कर रहा है, जिसके बाद पूरे देश की बड़ी एजेंसियों के साथ साथ लोकल पुलिस भी उसकी तलाश कर रही है। फिलहाल शर्जील उस्मानी कहां है, इसकी कोई जानकारी नहीं हो पाई है। फिलहाल न्यूज़ 18 को सूत्रों से जानकारी मिली है कि शर्जील उस्मानी का आजमगढ़ से पुराना रिश्ता है। शर्जील उस्मानी के पिता तारिक उस्मानी कभी आजमगढ़ के सिबली विद्यालय के प्रोफेसर हुआ करते थे, जिसके बाद वो अपना ट्रांसफर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में करा लिए। उसी के बाद से इसका पूरा परिवार अलीगढ़ में रहता था। बीते 10 जुलाई को ATS को सूचना मिली कि शर्जील उस्मानी आजमगढ़ स्थित अपने चाचा के घर में छिपा हुआ है, जहां से लखनऊ की ATS ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। फिलहाल शर्जील उस्मानी कहां पर छिपा हुआ है, यह पूरे देश के लिए एक पहेली बनी हुई है और लगातार पुलिस उसके ठिकानों पर दबिश दे रही है, लेकिन अभी तक उसका कुछ पता नहीं चल सका है। अब देखना होगा कि शर्जील उस्मानी आखिर कहां छिपा है और उसकी गिरफ्तारी कब तक होती है। अभिषेक उपाध्याय, न्यूज़ 18 आजमगढ़। वैसे NIA ने अलकायदा के बड़े नेटवर्क के पर्दाफाश किया है। NIA ने अलकायदा मॉड्यूल को लेकर केरल और पश्चिम बंगाल में जो है छापेमारी की है। NIA के इस छापेमारी के दौरान 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि अलकायदा को लेकर बिल्कुल नए मामलों में छापेमारी की गई है। छापेमारी केरल के एर्नाकुलम और पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में की गई है। छापेमारी के दौरान 9 को गिरफ्तार किया गया। NIA ने छापेमारी के दौरान केरल के एर्नाकुलम से 3 जबकि बंगाल के मुर्शिदाबाद से 6 आतंकियों को दबोचा है। और शंकर हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। शंकर, ये एक तरह से बड़ी उपलब्धि भी है और अब महत्वपूर्ण ये कि इनके संपर्क में कौन कौन लोग थे। आज पूरे दिन की एक्सरसाइज क्या हुई, बताइएगा इनको लेकर। देखिए, आज सुबह से ही केंद्रीय जांच एजेंसी NIA के दफ्तर में आज काफी महत्वपूर्ण बैठक भी हो रही थी और बैठक इस बात को लेकर हो रही थी कि किस तरह से इस मामले पर आगे ऑपरेशन को अंजाम देना है। हालांकि शुरुआती तौर पर 9 लोगों की गिरफ्तारी अवश्य हुई है, लेकिन इस मामले पर कई और भी आरोपियों की गिरफ्तारी इस मामले में संभव है। और जिस तरह से पश्चिम बंगाल से लेकर केरल के बीच में जो एक कनेक्शन जो है वो सामने आ रहा है और खास तौर पर वो कनेक्शन इस मामले पर साफ तौर पर बता रहा है कि राजधानी दिल्ली, NCR समेत जम्मू कश्मीर में एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम देना था। तो किसके इशारे पे इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा था और किस तरह की गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा था, कौन कौन से लोग हैं जो इसमें शामिल हैं और इसके साथ साथ और किन किन राज्यों में और किन किन शहरों में इसके कनेक्शंस हैं, तो उसको खंगालना बेहद आवश्यक है। और इसी मामले पर आगे की गतिविधियां चल रही हैं और इस मामले पर NIA के अधिकारी लगातार आगे की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। ठीक। और अगर इस पूरे इन्वेस्टिगेशन की अगर बात करें तो जल्द ही इस मामले में कुछ लोगों की गिरफ्तारी होने की संभावना बन रही है और कहा जा रहा है कि किन किन जगहों पर से आर्म्स की जो डिलीवरी लेना था इनको, तो उसके बारे में काफी महत्वपूर्ण जानकारियां जुटाई जा चुकी हैं। अब सिर्फ उसमें अरेस्टिंग बाकी है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि उस मामले को काफी गुप्त रखा जा रहा है। जो चाहे जिसके वास्ते कहें अलग अलग राज्यों से इसके जो कनेक्शन जुड़े हैं। और हालांकि इस मामले में जो जानकारी मिली है कि सोशल मीडिया के माध्यम से भी कई आतंकी गतिविधियां तैयार की जा रही थी और कई लोगों को कट्टरपंथी बनाया जा रहा था। तो इस तमाम मामलों पर सोशल मीडिया से जुड़े कनेक्शन की अभी तफ्तीश चल रही है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। गृह मंत्री अमित शाह कोरोना से पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। पूरी तरह से ठीक होने के बाद सफदरजंग अस्पताल के डॉक्टरों को पत्र लिखकर धन्यवाद दिया है। अमित शाह ने बेहद भावुक पत्र में लिखा है कि ऐसे कठिन समय में जिस सेवा भाव से चिकित्सकों ने उनकी देखभाल की है उसके लिए उनके पास शब्द नहीं है। देखिए, वो एम्स में भी भर्ती हुए थे और डॉक्टर्स को सबसे बड़ी बात, देखिए महत्वपूर्ण बात है कि एक भावुक लेटर उसके जरिए वो शुक्रिया अदा कर रहे हैं डॉक्टर्स का। और अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी को आइए सुनते हैं। बेसिक शिक्षा विभाग के माध्यम से ये जो अभी 31,000 बता रहे हैं, इसके पहले ही 54,706, पुलिस विभाग भर्ती बोर्ड के माध्यम से 1,37,253, सहकारिता विभाग में विभिन्न पदों पर 726 लोगों को अपॉइंट किया गया है। लोक सेवा आयोग के माध्यम से 3 साल में ही
26,103 लोगों को अपॉइंट किया गया है। चिकित्सा शिक्षा विभाग में 1,112, माध्यमिक शिक्षा विभाग में विभिन्न राजकीय एवं सहायता प्राप्त विद्यालयों में लगभग 14,000, वित्त विभाग के अधीन 614, उच्च शिक्षा विभाग के विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में लगभग 4,615, नगर विकास विभाग के अधीन लगभग 700, पावर कॉरपोरेशन के विभिन्न पदों में ऊर्जा विभाग के अधीन 6,446 यानी 3,05,26 लोगों को अब तक कम से कम अपॉइंट किया गया है। भर्ती प्रक्रिया जो कल मुख्यमंत्री जी ने जिसका रिव्यू किया था, पुलिस विभाग में लगभग 16,629 भर्तियां अभी प्रक्रियाधीन है। अगले 2-3 महीने के अंदर इनको पूरा कर दिया जाएगा। बेसिक शिक्षा विभाग का आपको बताया कि अभी 31,665 भर्तियों का निर्देश उन्होंने दे दिया है और पावर कॉरपोरेशन में भी प्रक्रियाधीन अब 853 पद है और मुख्यमंत्री जी ने कल आदेश दिया है कि जितने विभागों में रिक्त पद है उनकी 1 सप्ताह के अंतर्गत जो है उनकी सूचना ले ली जाए और 21 तारीख को सभी बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं, जो आयोग के जो अध्यक्ष हैं, उनकी बैठक माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसी बात को रिव्यू करके इसको मजबूती से आगे बढ़ाने का निर्देश दिया है। आज कोविड की बैठक में जो सूचना हमें प्राप्त हुई है उसमें जो हमारी उत्तर प्रदेश की सूचना है, मुख्यमंत्री जी ने जो आज रिव्यू किया, हमारी मृत्यु दर और मृत्यु दर कम है और रिकवरी दर अच्छी है। हम ये बताना चाहेंगे कि जो उत्तर प्रदेश का केसेस पर मिलियन है वो पूरे देश में जो प्रथम 8 स्टेट्स हैं यानी गोवा, पौंडीचेरी, दिल्ली, आंध्रा, महाराष्ट्र, अंडमान निकोबार, चंडीगढ़ और कर्नाटक यानी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज जहां केसेस पर मिलियन है उससे भी कम है। यानी प्रदेश हमारा लोअर साइड में है एज फार एज केसेस पर मिलियन का सवाल है। साथ ही साथ डेथ्स पर मिलियन भी अगर देखें, 2 मानक हैं कोविड के, तो डेथ्स पर मिलियन में भी पहले 8 स्टेट्स जो है 8 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज जो हैं पौंडीचेरी, महाराष्ट्र, दिल्ली, गोवा, अंडमान निकोबार, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्रा, इनसे भी नीचे है। यानी उत्तर प्रदेश कहीं भी जो है कोविड के संदर्भ में कहीं भी हम अगर देखें तो केसेस पर मिलियन और डेथ्स पर मिलियन में बहुत ही नीचे है। यानी कोविड का प्रकोप हमारे प्रदेश में कोविड का मैनेजमेंट के आधार पर बहुत अच्छा रहा है। इसका रिव्यू आज मुख्यमंत्री जी ने किया और जैसा एसीएस हेल्थ ने अभी आपको बताया, टेस्टिंग में भी हमारा प्रदेश उच्च स्तर पर है और जैसा हम कई बार कह चुके हैं, मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि इसी महीने उनका आदेश है कि 30 सितंबर तक प्रत्येक दिशा में 1 करोड़ से अधिक केसेस टेस्टिंग के जो हमारे पूरे हो जाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन के लिए निर्देश दिए हैं। ऑक्सीजन प्लांट्स नई स्थापित करने का निर्देश दिया है। ऑक्सीजन जो सप्लायर्स हैं उनको सहयोग देकर उनको व्यवस्थित करने का निर्देश दिया है और जहां ब्लैक मार्केटिंग की जा रही है, बरेली में एक मामले में एफआईआर भी दर्ज कर दी गई। यानी कहीं अगर ब्लैक मार्केटिंग ऑक्सीजन की होगी तो कार्रवाई भी की जाएगी। मुख्यमंत्री जी ने लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, झांसी, अयोध्या, मेरठ, गोरखपुर में विशेष मॉनिटरिंग का निर्देश दिया है। प्रमुख सचिव स्वास्थ्य श्री आलोक कुमार को कानपुर नगर का जो है मॉनिटरिंग का आधार देते हुए वहां जाने का निर्देश दिया और ये कहा है कि कानपुर नगर में 100% जो है कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जाए। स्वास्थ्य विभाग की ई संजीवनी ऐप जो है बहुत तेजी से उसका प्रचार हुआ है। एक दिन में 2 से 2,500 जो है लोग डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं। ई संजीवनी ऐप से बहुत अधिक संख्या में कंसल्टेशन हो रहा है, लेकिन इसका एक कह लीजिए वर्चुअल ओपीडी का जो है आधार बनता है। इसका लोग और इसका सहयोग जरूर लें। ज्यादा से ज्यादा लोग ई संजीवनी ऐप का फायदा लें। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जागरूकता अभियान के अंतर्गत पब्लिक एड्रेस सिस्टम को और मजबूत करने का निर्देश दिया है। मेडिकल टेस्टिंग, डोर टू डोर सर्वे, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पूरी सक्रियता से करने और कोविड चिकित्सालयों की व्यवस्था दुरुस्त करने, चिकित्सक और नर्सिंग स्टाफ को नियमित रूप से मॉनिटरिंग करने,
गहन उनकी जो है पैरामेडिक्स की मॉनिटरिंग करने और एम्बुलेंस सेवाओं को पर्याप्त संख्या में फील्ड में लागू कर वहां पेशेंट्स को लाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। मैं पुनः इस अवसर पर कहना चाहूंगा कि जो कोविड का पूरा हमारे प्रदेश का जो स्टेटस है यूपी का, वो दोनों तरह से पर मिलियन पॉपुलेशन का केसेस का। और एक छोटे से ब्रेक